गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना आधी जर्नी जो हम पीछे छोड़ के आए थे 12th की, है ना, इनडायरेक्टली वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब सर मैं आधी जर्नी क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, हम जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी एसपी के नाम से ये बहुत रिकॉग्नाइज होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर। ये 2 साल की जर्नी है, 11th एंड 12th। अब ये 11th और 12th ये 2 साल की जर्नी है। ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ये एक ही जर्नी है। ये एक पिक्चर चल रही है जिसमें आपने इंटरवल की पहले की पिक्चर आपने 11th का देखा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 12th का एसपी जो आगे की पिक्चर आपको समझाएगी। लेकिन मैं फिर एक बार यही बात बोलूंगा आपसे कि ये उन्हीं को पिक्चर समझेगी जिसने 11th पीछे के पूरे सेशंस कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि कंपनी मैंने आपको फॉर्म तो करना सिखा दिया। आपको 11th क्लास कंपनी फॉर्म तो करना सिखा देता है, लेकिन कंपनी चलता कैसा है वो नहीं सिखाता है। और वो आपको जो डेटा दिया है वो 12th के पोर्शन में दिया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ 11th और 12th ये एक ही साल की जर्नी है। अब जिसने 11th में एसपी को प्रैक्टिकल बेस समझ के लिया होगा उसी को ही आज से ये एसपी की लॉ की लैंग्वेज समझेगी। मैंने आपको एकदम बेसिक से बेसिक चीजें आपको पढ़ाई और आपको समझाया। मात्र 30 सेशन, ऑलमोस्ट सिर्फ 30 सेशन में आपको मैंने पूरा 11th का डेटा दिया और ऐसा डेटा दिया कि मैंने आपको एक भी बुक नहीं खुलाई, लेकिन आपका पूरा बुक क्या, बुक के ऊपर का भी कवरेज हो गया आपका। अब आज हम शुरू कर रहे हैं अपने 12th की जर्नी का एसपी। अब अगर मैं एसपी की बात करूं तो हमें 12th में स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। मुझे क्यों? क्योंकि एक 11th वाले बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन एक 12th वाले बच्चे से, स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने साथ जब 12th का कंसेप्ट क्लियर ना रखे बल्कि उसको लैंग्वेज भी लिखते आना चाहिए। और इसीलिए हम 12th में जब आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको स्ट्रेटेजाइज चेंज कर देते हैं। याद करो 11th में आपको मैंने चैप्टर वाइज कभी नहीं पढ़ाया, आपको लगा एक ही पिक्चर चल रही है और पूरी बुक खत्म हो गई, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होता है। 12th में आपको हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ाया जाता है और हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक क्यों दिया है उसका पहले पर्पस आपको सर्व किया जाता है। हम उसको पोक सिस्टम में बोलते हैं। 12th का आपको एसपी का जो डेटा है ना वो आपको 3 बार एक चीज मिलेगी। पहला पोक सिस्टम, दूसरा हम जब आपको रीड करवाते हैं लैंग्वेज वो, और तीसरा मेरा लास्ट टाइम नोट्स आपको मिलेगा। यानी 12th का पूरा एसपी आपको मात्र 3 to 4 पेजेस में कन्वर्ट करके मिलेगा। उसको लास्ट टाइम नोट्स बोलते हैं, लेकिन वो लास्ट के लिए। अब आपको टेस्ट में, रेगुलर टेस्ट में आपको यही पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो जैसे कि हम एक सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा पहला दायित्व बनता है कि मैं आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में कितने चैप्टर्स हैं। ओके, देखिए एक ही टॉपिक आप 3 बार पढ़ोगे। पहला बुक सिस्टम में, या जब मैं आपको इंडेक्स पढ़ाऊंगा तो पूरे चैप्टर में क्या क्या, कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज दी हुई है, क्यों दी हुई है वो पढ़ाऊंगा। फिर जब मैं चैप्टर वाइज खोलूंगा तो फिर से टॉपिक को बताऊंगा। और तीसरा काम होता है हमारा लैंग्वेज रीडिंग, यानी आपको साथ में लैंग्वेज भी सिखाई जाएंगी लॉ की, क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने 2 चैलेंजेस है। एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर करना और दूसरा आपका कंसेप्ट क्लियर करते करते आपको लिखते भी आना चाहिए। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना। ऐसा मेरे 10-11 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं वो इस सब्जेक्ट में लेते हैं। मैं पढ़ाता तो कायदे से आपको 3 सब्जेक्ट हूँ, लेकिन सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ तो उनको एसपी ही लगता है, जिनके लिए समझा। और जिनको नहीं समझा उनके लिए सबसे बड़ा भूल भुलैया सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में एक बार बच्चे 95, 96 तक बैठ के ठंडे हो जाते हैं, लेकिन 99 मार्क्स एसपी में लिए गए हैं। अब वो 1 मार्क कहाँ कटी, इंटरनल कटी की पेपर में कटी पता नहीं, लेकिन 99 मार्क्स तक के बच्चों ने एसपी में लाया हुआ है। यानी इतना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लो। गॉट इट क्लियर? क्योंकि असल की दुनिया का आपको नॉलेज देता है। ये मार्केट कैसा चलता है, ये देश कैसा चलता है, देश का पिलर क्या है, देश में बड़े बड़े व्यवसाय कैसे चलते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपना सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th का शुरू कर रहे हैं आज हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो आपको पोर्शन 12th में जो है
टोटल जो पोर्शन 12th में दिया गया है वो दिया है 12 चैप्टर, उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब कौन सा चैप्टर क्या काम करता है और हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो आज हम इसकी प्लानिंग करेंगे, और हर एक चैप्टर को कितने मार्क्स दिए गए हैं वो भी हम आज इस तरीके से प्लानिंग करेंगे। आपको नोट्स में, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आपको नोट्स में 2 पेजेस ब्लैंक छोड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको? तो 2 पेजेस ब्लैंक इसलिए छोड़े हुए हैं, पहला पेजेस आपको स्टार्टिंग में आपको लिखना है इंडेक्स पूरा, और दूसरा जो पेज छोड़ा हुआ है पीछे उसमें आपको लिखना है पेपर पैटर्न। इस तरीके से 2 पेजेस आपको खुद लिखने हैं, भरने। अब सर आप रुकोगे क्या? मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। तो सर फिर कैसे करना? ऑफलाइन वाले बच्चों को ये PDF आ जाएगी इसकी, ओके? आपको सिर्फ होमवर्क दूंगा, लिख के आना है। आज सब समझ लो पहले, और जितना डेटा आपको लिखना चाहिए वो लिख लीजिएगा, ओके? क्लियर? और जो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठेंगे उनसे एक दरखास्त है मेरी कि मेरे वीडियो को पहले पॉज करना, पहले भर दो, लिख देना 2 पेजेस, उसके बाद ही आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करना है, ओके? और एक और बात है, जो बच्चे कुछ ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, तो उन लोगों को में भी हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो नोट्स प्रोवाइड करे वो आपको इस तरीके से इंडेक्स प्लस पूरा आपका जो पोर्टफोलियो है एसपी का, यानी इन शॉर्ट पूरी प्लानिंग, वो आपको दे सकता है। तो प्लीज आप वो ही रेफर कीजिएगा। क्लियर करें? चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टोटल हमको इस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो आपको टोटल 12 चैप्टर है, दिख रहे होंगे लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिख रहा है आपको? एसपी में 11th में कभी चैप्टर का नाम तक खोला मैंने नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला अभी आपको कि 12th में 11 की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। 12th में हमारी स्ट्रेटजी चेंज आती है। 11th में सिर्फ मेरा काम था आपको बेस डिलीवर करना। आज बेस डिलीवर करने के साथ साथ आपको लिखना कैसे है और कौन सा क्वेश्चन कितना वेटेज है, मार्क्स ज़्यादा किस पे रहेगी, हमको ज़्यादा कौन से चैप्टर पे प्रेफरेंस देना चाहिए, ये सब आपको आज से ही समझाया जाएगा। अब सर क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है, मेरे सामने तो पेपर अभी भी आ जाता है, मेरी आंखों के सामने दिख रहा है मेरे को पेपर। पूछो क्यों? इस 11 साल की जर्नी में अगर मैं दिन रात वही काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर होना नहीं पड़ता है। मैं आपको जो बताऊंगा, आप सिर्फ मेरी राह पे चलना, 110% आपको पेपर वही मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर पिक्चर? और आज से ही बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, आज से कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्या आएगा, ये सब चीज़ें आपको आज से ही हमारी प्लानिंग आपको बताई जाएगी। और आप जब पेपर लिखोगे तो आप बोलोगे यस 100% सर आप सही थे। ओके क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं आज हमारा सब्जेक्ट। अब चैप्टर नंबर 12 आप देख सकते हो, 12 चैप्टर है आपको। सबसे पहले हम आपको प्लानिंग पढ़ाते हैं कौन से चैप्टर का। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो है सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब मैं एक एक चैप्टर की बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले काम करता हूँ, मैं आपको मार्क्स पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है जो है एक बार पढ़ के सुन लेता हूँ, और कौन सा चैप्टर कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है वो भी आपको मैं पढ़ के समझाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर में कहाँ क्या पढ़ाऊंगा। ओके क्लियर? और किस तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी पढ़ाने की वो भी मैं आपको आज ही बताऊंगा, और आपको पढ़ना भी फिर उसी सीक्वेंस में जो मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ। क्योंकि पूछो क्यों? ये ड्राफ्टिंग इसकी प्रॉपर नहीं हुई है। अरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने हमको चैप्टर दे दिए 12, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है। और अगर आपने उल्टा सीधा पढ़ा तो आप में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, सबसे पहला काम जो जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में आप भी वैसे ही पढ़ना। ओके? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो, नहीं है तो फिर बाकी तुम्हारा नसीब। क्लियर पिक्चर? चलिए तो अब मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब सर ये चैप्टर में है क्या एक्चुअली, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले 2 या 3 दिन हम इंडेक्स में ही रहेंगे। पूछो क्यों? मैं 12 चैप्टर में क्या क्या हमको कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है वो अभी बताऊंगा एक बार। फिर जब हम यूनिट वाइज खोलेंगे चैप्टर वाइज, वहाँ पे भी डिटेल में बताऊंगा टॉपिक, और फिर उसी टॉपिक का एक एक लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, तब भी आपको बताऊंगा। यानी एक ही टॉपिक आपका 3 बार होगा। कितनी बार होगा? ओके क्लियर? अब इतना सफिशिएंट है। इसके बाद भी अगर तुमको नहीं आता है तो क्या करना मालूम है तुमको? चुल्लू पर पानी लेके डूबना। अगर एक ही चीज 3 बार पढ़ जाएगी तो भैया आना ही चाहिए, सही कि नहीं? हाँ। चलो अब हम बात करते हैं
इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्चुअली ये पहला चैप्टर देना चाहिए ही नहीं था, उन्होंने ये देना चाहिए ही नहीं था। सबसे पहला चैप्टर जो था वो क्या, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पूछो क्यों? देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिंपल भाषा में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक मिनट ध्यान देंगे प्लीज जरा बच्चे लोग, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ध्यान दे इधर। हाँ यस, सबसे पहले देखिए अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो आपके पोर्शन में चैप्टर वाइज आपको 12 चैप्टर है, लेकिन वो 12 चैप्टर को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 6 यूनिट में। अब वो कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2, ये 2 चैप्टर मिलाकर आपको यूनिट नंबर 1 दी हुई है। अब सर ये चैप्टर वाइज पढ़ाओ ना, यूनिट वाइज क्यों पढ़ा रहे हो? आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज नहीं है, वो यूनिट वाइज है। इसलिए मैं फिर बोलूँ एक बार, आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज नहीं है, वो यूनिट वाइज है। इसलिए आपको यूनिट वाइज में तब्दील करके देना पड़ेगा। इसलिए जब आप इंडेक्स बनाओगे ना विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरीके से बनाना, पहला आप कॉलम बनाओगे चैप्टर नंबर, दूसरा नेम ऑफ चैप्टर, तीसरा यूनिट नंबर, चौथा कंपल्सरी मार्क्स एंड पांचवा रहेगा ऑप्शन मार्क्स विथ ऑप्शन। ये पांचों कॉलम रहेगा आपका। ऐसे 5 कॉलम का इंडेक्स आपको बनाना है, यानी मार्क्स सिस्टम भी वही मालूम पड़ेगी आपकी, और कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज दिया गया है वो भी आपको यहीं पे मालूम पड़ जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर? हाँ, सबसे पहली बात करूं मैं तो आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ये 2 चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है। आपको दिख रहा है बच्चा लोग सभी को? हाँ, अब इसको जो मार्क्स है, अब देखिए आपको, आप बोलोगे आप हम पेपर में 80 मार्क का पेपर लिख के आते तो गलत हो आपको भले मार्क्स लिखना है 80 का, लेकिन आपको बता दूं मैं, आपको पेपर कुल मिलाकर ऑप्शन मिला के 130 मार्क का आता है। कितने मार्क का आता है? यस, फिर से बोलूं एक बार, हेलो, आपके पास नहीं 116 मार्क का, सॉरी 116 मार्क का आपको टोटल क्या आएगा विद ऑप्शन, और आपको 2.5 घंटे में 3 घंटे जिसने पकड़ लिए वो गया पेपर। तुमको कंसिडर कितना करना है? 2 घंटा 40 मिनट। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाई है, 1 मार्क्स फॉर 2 मिनट्स, यानी 1 मार्क के लिए आपको 2 ही मिनट मिलेंगे। जिसने ये टेक्निक से पेपर सॉल्व किया उसका 110% आएगा उसको। इसलिए आपको एक मार्क के लिए 2 ही मिनट मिलेंगे। इस तरीके से आपको 80 मार्क का पेपर सॉल्व करना है तो आपको 160 मिनट मिलेंगे। 160 मिनट को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो 2 घंटा 40 मिनट होते हैं, तो आपको 2 घंटा 40 मिनट ही फाइनल पेपर मिलेंगे। यहाँ पे भी 20 मिनट आपके वैसे भी फालतू वेस्ट होता है, वो हमको पकड़ना नहीं है। अच्छा, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा ये दिनों में। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ओके, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, सबसे पहले आपको 2 चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये 2 चैप्टर आपको फर्स्ट यूनिट में दिया गया है, और इसको कुल मिलाकर जो मार्क्स है 80 में से, अगर मैं 80 में से बात करूं, देखो बच्चा लोग, 80 मीन्स कंपल्सरी मार्क्स, और 116 मार्क का आपका पेपर आएगा विद ऑप्शन। तो वो आप समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो आपको पेपर में कुल 25 मार्क का इसमें से आएगा डेटा, जिसमें से 17 मार्क आपको कंपल्सरी दिए गए इसके अंदर। फिर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर, और तीसरा पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट का क्या है नाम? इसका एग्जैक्ट नाम है पब्लिक डिपॉजिट, एक्चुअली पब्लिक डिपॉजिट नाम है इसका। तो 3 चैप्टर मिलाकर आपको यूनिट नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखोगे वेटेज है सबसे ज्यादा, और वो है 24 मार्क्स कंपल्सरी 80 में से, और 35 मार्क ऑप्शन मिला के आएगा आपको, यानी 35 मार्क में से आपको कंपल्सरी 24 मार्क का सॉल्व करना है। कोई ऐसा है क्या जो समझ नहीं पा रहा है? सर चैप्टर के नाम लिए जा रहे हो, कुछ समझ में तो आ रहा नहीं है, टेंशन मत लो, सिर्फ मैं आपको अभी मार्क सिस्टम बता रहा हूँ, और कौन सा चैप्टर किसमें यूनिट में डिवाइड किया गया है सिर्फ वो बता रहा हूँ। बाकी मैं आज पूरा इंडेक्स में कौन सा चैप्टर में क्या क्या डेटा दिया है हम वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, टेंशन मत लो यहीं से। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6, 7, 8, ये तीनों आपको लेटर्स का चैप्टर है।
लेटेस्ट यानी क्या, यहाँ पे आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, किससे, अलग अलग लोगों से। अब कंपनी के पास लोग दो टाइप के होते हैं, मालक और क्रेडिटर्स। फिर बोलूं, मालक कौन, जो कंपनी की ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, और क्रेडिटर कौन, जो कंपनी की बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए 3 लोगों से कंपनी बातचीत करेगी। अब कंपनी क्या है, बीइंग अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, तो कंपनी को बातचीत करने के लिए ऐसे वार्तालाप जैसे अपन कर रहे हैं वैसा नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑफिशियल लेटर नोटिस भेजनी पड़ती है। तो वो नोटिस और लेटर अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग पर्सन के टाइटल वाले पर्सन को जब भेजना सिखाया जाएगा, तो वो है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। अब किससे, मेंबर से, मेंबर बोले तो शेयर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर, ये कौन है। अब डिबेंचर होल्डर के पढ़ाने के पहले आपको डिबेंचर क्या है वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा। ये दोनों कंपनी के क्रेडिटर है, कौन है ये, जो कंपनी के बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली। तो जब आप डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट समझ लोगे तो डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पूछो क्यों, सब नया है, सब क्या है, तो नया पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा ना, तो आज से थोड़ा कोशिश करना है और कुछ नहीं। आज बाकी केवल कुछ भी नहीं आता, टेंशन वाली बात लेना नहीं। इसके बाद आता है ये 3 चैप्टर मिलाकर आपको एक यूनिट दी गई है, सिंगल यूनिट, और वो यूनिट नंबर कौन सी है, थर्ड कौन सी है। अब ये कुल मिलाकर आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं, तो कुल अगर 80 मार्क का बात करूं मैं, तो 80 मार्क्स में से आपको इस यूनिट के अंदर यानी तीनों चैप्टर मिलाकर आपको आएगा 13 मार्क का, कितना आएगा, लेकिन आपको 116 मार्क का पेपर गिवन रहेगा, ऑप्शन मिला के NE5 NE2 ऐसे आता ना, वो है ना, वो अभी आपको बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपको कुल मिलाकर 18 मार्क का पेपर आएगा 116 में से, यानी 116 में से ये लेटर जो है 18 मार्क के आएंगे, आपको सॉल्व कितने करने हैं, 13 मार्क के। क्लियर पिक्चर, समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं इसमें, आगे बढ़ू, ओके। इसके बाद अच्छा, अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने मार्क के आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर पिक्चर, वो आगे, अभी नहीं फिलहाल, वो आगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 अकेला दिया हुआ है, सबसे भारी चैप्टर है, सबसे भारी वो तो मतलब 9, सॉरी हाँ, ये 6, 7, 8 हो गया ना, 6, 7, 8 हो गया, 9 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो 9 नंबर चैप्टर जो है वो है डिपॉजिटरी सिस्टम, यानी आज का लेटेस्ट सिस्टम जिससे शेयर मार्केट चलता है पूरा, सबसे भारी है ये। अरे आज शेयर की ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑनलाइन, पहले कैसे होती थी, फिजिकल फॉर्मेट में। तो ये डीमेट अकाउंट जो खुलता है आपका, ये सिस्टम कौन चलाता है, कैसे चलता है, वो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये अकेला एक यूनिट लेके बैठा हुआ है, चैप्टर अकेला एक यूनिट लेके बैठा, देखिए आप। तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो यूनिट नंबर 4 में आपको दिखेगा, और इस यूनिट को दिया गया है 7 मार्क्स कंपलसरी, और ऑप्शन मिला के 11 मार्क होते हैं। एनी इशू। इसके बाद आपको बात करूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिटर्न रिवॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओन एंड बोरोड कैपिटल इज डिविडेंड इंटरेस्ट। अब डिविडेंड क्या होता है नहीं पूछना, यहाँ पे 11 में चिट्ठा डिटेल में खुला हुआ है मैंने, ओके। इवन डिविडेंड किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, किस पे कैलकुलेट होता है, कौन से प्रॉफिट में से दिया जाता है, वो सब मैंने आपको 11th के पिक्चर में सिखाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, डिविडेंड कब देती है, कौन देता है, किसके पास पावर है, किसको मिलता है डिविडेंड, इंटरेस्ट किसको मिलता है, कब देता है कंपनी, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। वो है चैप्टर नंबर 10। फिर बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 11, फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या है भाई, मैं अभी आपको फिलहाल सिर्फ नाम बता रहा हूँ, बाकी इसके बारे में पूरा अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ओके, टेंशन मत लो, इसके बाद में वापस ऊपर जाऊंगा। हाँ, तो आपको चैप्टर नंबर 11 और 12, फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है एक्चुअली, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है ना, ये बच्चा है इसका, इसका बच्चा है फाइनेंशियल मार्केट का, इसका एक पार्ट है ओनली। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपको एक यूनिट दी गई है, यूनिट नंबर 6, और इसको मार्क वेटेज दिए गए 10 मार्क्स कंपलसरी, और अगर हम ऑप्शन मिला के मार्क्स की बात करें तो 14 मार्क्स का आपको पेपर में आएगा, डेटा गिवन ऑब्जेक्टिव मिलाकर।
तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हो। आपका कुल मिलाकर 116 मार्क का पेपर बनता है और आपको 80 मार्क का पेपर 2 घंटा 40 मिनट। जिसने 3 घंटे पकड़े वो गया। आज से आपकी प्लानिंग में क्या आना चाहिए? 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट 2.2 आवर 40 मिनट्स आपका टाइमिंग हिसाब से आपका पेपर तैयार ही करनी है आपको 12th की। ये पिक्चर समझा आपको? 20 मिनट आपको बफर के लिए तो छोड़ना है, क्योंकि 20 मिनट आपके ऐसे बर्बाद होते हैं आपको मालूम ही नहीं पड़ता वहां पे पेपर में। इसलिए हमको पकड़ना ही नहीं है काउंटिंग में। जिसने 2 घंटा 40 मिनट में यहाँ पे टेस्ट सीरीज में पेपर लिखा, समझना तुम्हारा पेपर वहां पे कंप्लीट होने वाला है। ओके क्लियर? आपको रेडी ही हम इस तरीके से करते हैं। आज तक मेरे यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं आया कि सर हमारा तो पेपर ही नहीं हुआ पूरा। डोंट वरी अबाउट इट, हम आपको तैयारी इस तरीके से करते हैं। गॉट इट क्लियर? हाँ, अब हम आते हैं वापस चैप्टर बाय चैप्टर। हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। अभी मैं आपको यहाँ पे पूरा पिक्चर खोल रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझे, आपको सब ये दूसरी दुनिया का नाम दिखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रैब करना है। ओके, समझा आपको क्लियर? देखिए, सबसे पहला प्लानिंग में कर रहा हूँ। प्लानिंग अब मैं कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा सुन लीजिए। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर नंबर 2, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स। अब मैं आपको सुनो, मैं अभी आपको एक झटका देने वाला हूं, सुन लीजिए। जिसने ये 2 चैप्टर कर लिए उसके 12 चैप्टर हो गए। समझा कुछ? जिसने ये 2 चैप्टर कर लिए उसके 12 चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री में हो गए। सर ऐसा क्यों? पूरे 12 चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो इन 2 चैप्टरों में है बस। और मैं आपको आज ही बता दूं, आपको एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर 8 मार्क का। लॉन्ग आंसर आएगा 8 मार्क का, आएगा कि नहीं आएगा? 8, अभी आपको पेपर पैटर्न जाऊंगा ना, तो आपको एक लॉन्ग आंसर आएगा 8 मार्क का। मैं आपको बता दूं इसी में से आएगा, गारंटी मेरी। समझा? गांठ बांध के रख दो 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 101% आपको इन 2 चैप्टर में से ही 8 मार्क का आएगा लॉन्ग आंसर। और कौन सा आएगा वो भी बता के दूंगा, टेंशन मत लो। हम बैठे ना, हम कहीं भाग रहे तो नहीं। सर क्या पेपर आपने ड्राफ्टिंग किए? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमको पता है कि पेपर वाला क्या पूछ सकता है, वही पूछेगा। ओके क्लियर? बेटा ऐसे ही थोड़ी ना बच्चे 99 मार्क्स ला रहे। ओके क्लियर? हाँ चलो, सबसे पहला सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो चैप्टर है हमारा, सुन लो बच्चा लोग, वो है चैप्टर नंबर 2 और 3। हमारा ये चैप्टर हो गया तुम्हारा आधा एसपी हो गया, समझना। और अगर मैं चैप्टर 2 का कंक्लूजन की बात करूं तो मैं आपको एक ही डायग्राम के अंदर पूरा चैप्टर दे सकता हूं। ये वाला एक डायग्राम, पूरा चैप्टर एक दूसरे कनेक्टेड क्या है, सब आएगा इसके अंदर। ये मैंने बनाया है चैप्टर 2 का पूरा कंक्लूजन। और आपको जब मैं पोक सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो इसी में से पढ़ाऊंगा। ओके क्लियर? हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ पे पहला काम। अच्छा पहले मैं सिनेरियो आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 नहीं 6 नहीं पढ़ाता हूं। 5 के बाद डायरेक्ट में जाता हूं चैप्टर नंबर 10। फिर चैप्टर 10 पढ़ाने के बाद मैं जाता हूं चैप्टर नंबर 1 पे। समझा आपको क्लियर? और फिर मैं पढ़ाता हूं 11th और 12th। तब आपको समझेंगे एग्जैक्टली क्या चलेगा पिक्चर। और फिर
एग्जाम के 10 दिन पहले, यस एग्जाम के 10 दिन पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये 3 चैप्टर करस्पॉन्डेंस। जल्दी हो गया तो भी रुका दूंगा मैं, पूछो क्यों? क्योंकि एक भी लेटर हम आपको रट्टा मारना नहीं सिखाते, हम आपको टेक्निक देते, कहते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और ऐसा कोई माइकल नहीं आज तक जो करस्पॉन्डेंस का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आया हुआ है। क्लियर पिक्चर? यस, आपके 10 दिन पहले कंप्लीट करूंगा, यानी उसकी टेस्ट भी लूंगा फिर, और फिर वहीं पे हमको मालूम पड़ जाता है कि किसको लेटर लिखते आ रहा नहीं आ रहा, कौन सी एरिया में तकलीफ है, क्या है। ये सब हमारी स्ट्रेटजी है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। समझा आपको? क्लियर? अभी आपका हैंडओवर मेरे हाथ में है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक्सपीरियंस भी एक कोई नाम का मैटर करता है कि नहीं करता है? बस फिर ओके, क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपको पूरा सिनेरियो हम पढ़ाते हैं, शुरू कर रहे हैं हम। ध्यान दो, पहला चैप्टर 2 आपको क्या है, देखिए नाम से ही चैप्टर का टाइटल, देखो कोई भी टाइटल, जो टाइटल वही चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हमको समझा देता है। सुनिए, ध्यान दो, सबसे पहले बात करूं मैं, ध्यान दो, मैं बात करूं अगर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 में शुरू कर रहा हूं, पोक सिस्टम में। हाँ, कौन सा चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, पहले मैं कुछ दिन आपको ये 12 चैप्टर का कंक्लूजन दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक एक चैप्टर में अंदर लेके जाऊंगा। ओके, क्लियर? अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा सुन लीजिए, ध्यान दो, समझो इस चीज को। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं सेकेंड चैप्टर की, तो सेकेंड चैप्टर में आपको मिलता है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब ये क्या है भाई, सर सुन लीजिए। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी क्या। सुनो, जब भी कंपनी या सारे लॉफुल, देखो व्हाट इज कॉर्पोरेट, पहले अपने को कॉर्पोरेट समझना पड़ेगा। ओके, द वर्ड कॉर्पोरेट मींस लॉफुल बिजनेसेस। क्या बोलेंगे हम उसको? यानी इस इंडिया के अंदर जितनी भी दुकानें लॉफुली चलती है, लॉफुल यानी क्या, अपने आप चाहे डिफरेंट एक्ट के रजिस्टर क्यों ना हो। एग्जाम्पल दूं, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट में चलती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कंपनी एक्ट के मतलब चलती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने एक स्पेशल एक्ट में चलती है। तो ऐसे जितनी भी इंडिया के अंदर दुकानें जो लॉफुल रजिस्टर हुई है अपने अपने एक्ट के अंदर, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है कॉर्पोरेट। जैसे आपने कभी सुना होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब होता है कि सारी दुकानें जो लॉफुली अपने अपने लॉ के अंदर, लॉ के मुताबिक रजिस्टर होकर चलती है, उसको बोला गया है कॉर्पोरेट। तो सर क्या कुछ लोग इसको कंपनी बोलते हैं? सही है, बिल्कुल सही है। कुछ ट्यूशन क्लास वाले कॉर्पोरेट को कंपनी बोलते हैं, तो मैं उनको डिनाई नहीं करता हूं। पूछो क्यों? क्यों? कॉर्पोरेट भी एक, कंपनी भी एक प्रकार का कॉर्पोरेट है, लेकिन सिर्फ कंपनी ही कॉर्पोरेट नहीं है। द टर्म कॉर्पोरेट इज वाइडर देन कंपनी। समझा? क्लियर? क्योंकि कंपनी क्या है? बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी चलती लॉ के मुताबिक है, लेकिन सिर्फ कंपनी ही थोड़ी ना है जो लॉ में चलती है भैया। हर दुकान देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न छोड़ के बाकी सब दुकानें देखो, सब अपने अपने लॉ के मुताबिक चलता है। सिर्फ फर्क है किसी दुकान को लॉ ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है, किसी दुकान को लॉ कुछ फ्रीडम देती है। तो ये सारी दुकानें इंडिया के अंदर जो अपने अपने लॉ के मुताबिक चलते हैं, वो सारी दुकानों के लिए अगर हमने एक वर्ड यूज किया, नाम है कॉर्पोरेट, तो ये गलत नहीं कहे। तो बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले इसको कंपनी भी बोलते हैं। यस, कंपनी इज अ कॉर्पोरेट, बट ओनली कंपनी इज नॉट अ कॉर्पोरेट। द टर्म कॉर्पोरेट इज वाइडर देन कंपनी। गॉट इट? क्लियर? हाँ, अब व्हाट इज फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल और फाइनेंस में अंतर क्या है बोलो? द अमाउंट रिक्वायर्ड, पढ़ाया ना अभी मैंने आपको, द अमाउंट रिक्वायर्ड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, बट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यस बोलो बोलो, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज फाइनेंस। जब भी आपकी दुकान आपसे या किसी और से मांग रहा है, क्या मांग रहा है? पैसा, तो दुकान का कैपिटल उसी वक्त तैयार हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था इश्यू ऑफ शेयर में, याद करो, अभी पढ़ाया मैंने आपको अकाउंटिंग में, याद करो। लेकिन 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 जब भी कोई भी मालक या कोई भी पर्सन
उस दुकान के अंदर पैसा लगा देता है तो हम कहेंगे कि हमने उस दुकान को फाइनेंस क्या किया हमने। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस विच आर रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड, पहले रिक्वायरमेंट होती है तभी तो इन्वेस्ट होता है। अरे जब पहले रिक्वायरमेंट बनेगी तभी तो इन्वेस्ट होगा। तो जब भी कोई अमाउंट ऑफ मनी दुकान के अंदर या कंपनी के अंदर या सारी लॉफुल दुकानों के अंदर लगाया जाता है, किसने सर, चाहे वो मालक लगाए चाहे वो आउटसाइडर लगाए, उसी को नाम दिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये दो कंसेप्ट क्लियर है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, हर चैप्टर का टाइटल ही उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है आपको समझा देगा। क्लियर, पक्का। देखो आज मैं आपको पर्पस सर्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, सबसे मेन वही होता है पर्पस सर्व करना। अगर आपको सब्जेक्ट का पर्पस सर्व हो गया तो आप अंदर क्या पढ़ोगे आप समझ पाओगे उस चीज। तो वैसे ही अब बताओ ये दो वर्ड समझ में आया, कोई डिफिकल्टी इसको नहीं। तो डिफरेंस क्या है कैपिटल एंड फाइनेंस में, समझ में आ गया। बताओ क्या है, दुकान अगर पैसा मांग रहा है कैपिटल, अब किससे मांग रहा है, डिपेंड करता है किससे मांग रहा है। मालक से मांग रहा है तो ओन कैपिटल, बाहर से मांग रहा है तो बोरोड कैपिटल। लेकिन जिसने भी पैसा लगा डाला उसके अंदर तो वो हम कहेंगे उसको फाइनेंस। क्या कहेंगे हम उसको, गॉट इट क्लियर, पिक्चर समझ में आया। एग्जाम्पल अभी सपोज मेरी दुकान है वननेस कॉमर्स क्लास। अब मेरी दुकान के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी और क्लास था छोटा, समझो इसको। हाँ, जब हमारी पुरानी क्लास थी ना तो वहां पे बैठाने की जगह नहीं होती थी, नीचे बैठते थे, कहीं भी कहीं बैठते थे, जहां जगह मिलती बैठो। कुछ बच्चे तो स्क्रीन पे पीछे बैठते थे, स्क्रीन पे। भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं खुला बोलता था जगह नहीं है भैया, पढ़ाने की नहीं है लेकिन जगह नहीं है। तब वननेस कॉमर्स क्लास मुझसे बोलते रहा पैसा ला पैसा ला पैसा ला, बड़ा 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 अपॉर्चुनिटीज है बड़ा। तो उसी वक्त कैपिटल तैयार होगा, क्या हो गया। लेकिन उस वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपए लगा के ये बड़ी क्लास तैयार कर दी, इट इज नोन एज फाइनेंस। सीधा क्लियर। दुकान क्यों मांगता है समझा, क्योंकि दुकान को अगर रास्ते दिख रहे बढ़ने के, दुकान पैसा मांगता है, दुकान पैसा मांगता है। समझ में आ रहा है क्लियर। तो उसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है सुन लो। इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। यानी क्या, एक कंपनी के अंदर क्या मैं कंपनी को कॉर्पोरेट बोल सकता हूं, ओके डन। कंपनी के अंदर पैसा कहां से आता है उसके जरिए यानी सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सिंपल बात है, समझा कुछ तुमको, क्या समझा बताओ। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है बोलो, कि एक कंपनी के अंदर पैसा कहां से आता है, पैसा कहां से, तो वो सारे रास्ते जब मैं इकट्ठे कर दूंगा कि कंपनी, इफ द कंपनी वांट्स कैपिटल, तो कैपिटल लगाने वाला कौन कौन है, पैसा कहां से कंपनी को, इफ द कंपनी वांट टू रेज द कैपिटल, तो कंपनी पैसा कहां से कलेक्ट कर सकती है जिससे वो अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करे। वो सारे जरिए, सारे रास्ते, सारे अपॉर्चुनिटीज जब मैं इकट्ठा करता हूं उसी को नाम दिया है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो चैप्टर में ही दम है, टाइटल में सिर्फ। समझ में आया कुछ तुमको अच्छे से। तो इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है बोलो, कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, ध्यान दो प्लीज, पैसा कहां है, कितने टाइटल वाले पर्सन पैसा लगाते हैं और पैसे के ऊपर क्या मिलता है उनको, ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। और कंपनी के पास जितना भी पैसा आया, फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जितना भी पैसा आया वो सिर्फ 2 ही सोर्सेस में बांटा गया है, और वो है ओन एंड बोरो। ओन और बोरो, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। क्योंकि ओन कैपिटल लगाने वाला कौन होता है, मालक। और ओन कैपिटल की परिभाषा क्या है बताइए, अ कैपिटल विच इज नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी या लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ओन कैपिटल। बिकॉज एक मालक का काम है कि दुकान को बीच रास्ते छोड़ के नहीं जाए। और ये पैसा रिडीम कब होता है बोलो, जब दुकान बंद होती है। दुकान जब बंद होगी, मालक सब बेच बाज के जो बचेगा लास्ट में
बाहर का कागज निपटाने के बाद वो अपने जेब में रखता है। दैट्स व्हाई इट मस्ट बी रिडीम ओनली एट ए टाइम ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो यही दो सोर्स है अगर देखा जाए तो सिर्फ बस। लेकिन इस दो सोर्सेस को लाने के कितने सोर्सेस हैं, वो जो बड़ी पिक्चर आपको दिखेगी तो आपका शायद दिमाग घूम जाएगा। देखिए ये दो साइकिल, यानी आप देखेंगे अगर ये दो साइकिल की बात करूं मैं, कौन सी ओन एंड बोरोड, तो ओन के कितने सोर्सेस है, बोरोड के कितने सोर्सेस है, हमको कल से वही तो पढ़ने जाना है पूरा। क्या आप देख सकते हो डायग्राम कैसे कैसे आगे बढ़ रही है पूरी। ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने और आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया और 3 हो गया, समझ जाना आपका एसपी हो गया। फिर तो हमको सिर्फ पढ़ना है, कंसेप्ट तो यही समझने को मिलेगा पूरा। इसलिए ये दो चैप्टर मैं आपको खुला बोल रहा हूं, अगर एब्सेंट रहे मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूं। क्लियर पिक्चर, समझा? ओके, तो कंपनी के पास ओन कैपिटल कहां से आता है, उसके सोर्सेस, दो सोर्सेस है ये। और कंपनी के पास बोरोड कैपिटल कहां से आता है, उसके कितने सोर्सेस, तो इतने सोर्सेस, इसके सोर्सेस है 5। कितने हैं? और इन पांचों के भी सोर्सेस कितने हैं, तो पिक्चर आगे बढ़ती जाएंगी। देखो देखो आप नोटिस करो नीचे, ये पिक्चर बढ़ती ही जा रही है नीचे, आप नोटिस करो। कंपनी को लोन अगर कंपनी को चाहिए लोन, बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है बताओ? लोन। अरे बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है? लोन। तो कंपनी के पास इतने सारे सोर्सेस है लोन लेने के, तो वो कौन से सोर्सेस है वो पढ़ना है। तो 11 में पढ़ाया था, 11 में ओनली हमने बोरोड कैपिटल खेला है तुमको मैंने अभी तक। अभी तो मेन मजा है। तो इस चैप्टर के अंदर एक कंपनी बोरोड कैपिटल कलेक्ट करेंगी, कहां से करेगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के पास, वो सारे रास्ते यानी सोर्सेस हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझा चैप्टर देने का पर्पस क्या है? पक्का अच्छे से? अब इसी का नाम था पहले सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसका नाम पुराने पोर्शन से हटाकर नया नाम दिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहां तक क्लियर पिक्चर? चैप्टर 2 में आप क्या पढ़ोगे बताओ? ओन कैपिटल कलेक्ट करने के जरिए कहां से आते कंपनी के पास, बोरोड कैपिटल के जरिए कितने हैं इंस्ट्रूमेंट्स, कितने हैं लॉ ने बनाए कंपनी के लिए, वो हम पढ़ेंगे। सर ये साधारण बिजनेस के पास क्यों नहीं है फिर? कि आम बिजनेस को इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन कंपनी क्या है, बीइंग लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, जितनी दुकान बड़ी उतना कैपिटल ज़्यादा चाहिए, उतना फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए कंपनी के पास रास्ते भी ज़्यादा खुले होने चाहिए, तब जाके वो लार्ज स्केल वर्ल्ड वाइड में अपना बिजनेस। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको कहती है कि अगर आपको बड़े पैमाने पे दुकान बनाना है तो आपको अपनी दुकान को तब्दील करनी पड़ेगी कंपनी, क्योंकि आप जब कंपनी में तब्दील करते हो तो कंपनी बनने का एक सिर्फ ड्रॉबैक ही आपने देखा है कि लॉफुल चलना पड़ेगा, लेकिन आपका बेनिफिट भी है ना कि आपके पास सोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे कैपिटल कलेक्ट कर। समझा आपको? क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया? पक्का? लेकिन ये सोर्सेस सिर्फ किसके पास है? कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, हमारे पास नहीं है। अब वो कल से हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कौन सा चैप्टर कहाँ क्या क्या मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 की बात करूँ। तो यूनिट नंबर 3 में क्या है सुन लीजिए, मैं कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ कोक सिस्टम में, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन पहले पूरा मैं घुमा के आऊंगा कि कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 यानी थर्ड में, चैप्टर नंबर 3 में मेरा सेकंड टारगेट क्या रहेगा बताओ बच्चा लोग? हाँ, मैंने आपको पढ़ाया ना प्लानिंग कि हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई छूट रहा तो नहीं बच्चा? ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ने को, सुनिए, इशू ऑफ शेयर। अब शेयर क्या है? शेयर एक सोर्स है किसका? कंपनी के कैपिटल का, फाइनेंस का, ओन कैपिटल का। अब इस चैप्टर के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कंपनी एक शेयर, देखो शेयर वर्ड है ना, शेयर वर्ड वो सीखने को मिलेगा आपको चैप्टर 2 में। लेकिन कंपनी, अरे शेयर पढ़ाया है ना आपको मैंने, शेयर के दो टाइप्स ही पढ़ाए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, वो सब आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, कितने तरीके हैं इशू करने के, कौन सी मेथड से इशू करती है, कौन करता है, किसके पास पावर है, कब करती है, ये पूरा चिट्ठा आपको इस चैप्टर के अंदर दिया गया है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। सर इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग पढ़ाया तो सही आपने, इतना सा पढ़ाया था, अभी इतना बड़ा पढ़ना है।
देखो मैंने आपको बताया कंपनी अकाउंटिंग और ये लिंक्ड है, क्या है, कनेक्टेड है। तो इस चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाला है बताओ, कि कंपनी जब अपने शेयर ऑफर करती है तो किन किन लोगों को ऑफर कर सकती है, कब कर सकती है, कौन कर सकता है, कंपनी के अंदर पावर किसको दिया है शेयर इशू करने का, क्यों करना है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या मिलेगा उसके ऊपर, एविडेंस क्या रहेगा, ये सब। अच्छा, शेयर कैसे बिकते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, सब आपको इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अब जब जाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके क्लियर। मैं अभी सिर्फ आपको पर्पस सर्व कर रहा हूँ, मैं आप क्या बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको, इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको सिर्फ पर्पस सर्व कर रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या चीज पढ़नी है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4, इशू ऑफ डिबेंचर। अब सर डिबेंचर क्या है भाई, सुन लीजिए। डिबेंचर इज वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोड कैपिटल जस्ट लाइक शेयर। ए ध्यान दो, जस्ट लाइक शेयर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको क्लियर। जैसे कंपनी ओन कैपिटल कलेक्ट करने के लिए टुकड़ों में आम जनता से पैसे लेती है शेयर बेचकर, वैसे ही कंपनी को अगर बोरोड कैपिटल चाहिए तो उसके लिए भी एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा मेजर इंस्ट्रूमेंट वो है डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है ये पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन कंपनी डिबेंचर किस किस को बेच सकती है, कब ऑफर करेगी, क्यों करेगी, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये सब चीजें, प्रोविजन क्या है इसकी, प्रोसीजर क्या है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। यानी चैप्टर नंबर 4 तभी आएगा जिसको पहले चैप्टर नंबर 2 आएगा। जो क्यों, डिबेंचर डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 2 में, लेकिन चैप्टर 4 में उसकी प्रोविजन प्रोसीजर आपको सिखाएंगी। कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी क्या है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, तो कंपनी हर एक काम लॉ के मुताबिक करती है। आजकल शेयर भी निकाले थे तो लॉ की प्रोसीजर अडॉप्ट की थी ना, कितनी बड़ी देखा ना, लंबी स्टेप थी। वैसे ही कंपनी जब डिबेंचर ऑफर करती है किसको करेगी, क्या करेगी, तो उसकी भी लॉ के मुताबिक प्रोविजन प्रोसीजर क्या रहेगी, वो यहाँ पे इवन शेयर का पैसा कंपनी के पास आ गया तो कंपनी के पास लॉक होता है, क्या होता है, लॉक। लेकिन डिबेंचर का पैसा लॉक नहीं होता है, कंपनी को वापस करना पड़ता है। जो क्यों, डिबेंचर इज अ सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। क्या है, और बोरोड कैपिटल की डेफिनेशन क्या है बोलो, अ कैपिटल विच इज रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बोरोड कैपिटल। तो इसलिए इसका पैसा एक समय के बाद वापस करना है। अच्छा, वापस भी कौन से तरीके से करना है, वो भी प्रोविजन किसके मुताबिक होंगी, एज पर द गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और लॉ। तो वो कौन सी प्रोविजन प्रोसीजर है वो आपको सीखने मिलेगा कहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लेकिन असल में डिबेंचर वर्ड कहाँ सीखने को मिलेगा, चैप्टर 2 में। सबको मेरी बात प्लानिंग समझ में आ रही है, यानी फोकस किस पे करना है, ओनली चैप्टर 2 एंड 3। 2 एंड 3 आ गया, आपके 12 चैप्टर विरासत में आपको आ जाएंगे। गॉट इट। इसके बाद आ गया डिपॉजिट्स। अब जिस तरीके से बोरोड कैपिटल का एक सोर्स डिबेंचर है, वैसे ही बोरोड कैपिटल का दूसरा सोर्स है डिपॉजिट भी। डिपॉजिट को पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं असल में पूरा। तो डिपॉजिट क्या है ये आपको सीखने को मिलेगा डिटेल में, कहां पे, चैप्टर 2 में। लेकिन जब कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है, कौन सा पैसा, बोरोड कैपिटल, कौन सा, तो उसकी प्रोविजन प्रोसीजर क्या है वो आपने को सीखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 5 में। 2 पेजेस का चैप्टर है ये। हाँ, कितने पेजेस का है, मात्र 2 पेजेस का। ऐसा कोई बच्चा है छूट रहा है जो, मेरी बातें आप थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे हो, थोड़ी थोड़ी। जब तक चैप्टर 2 होता नहीं पूरा तब तक कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन चैप्टर 2 और 3 हो गया, समझना आपका एसपी हो गया, फिर बताना आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ नहीं बेटा, प्लानिंग तो अभी करनी पड़ेगी ना, कौन से चैप्टर में क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है करस्पॉन्डेंस। ये तो छोड़ ही दो, तीनों हम लेटेस्ट बातचीत करेंगे 3 लोगों से। सुनो, देखो ध्यान दो, जो पर्सन डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करता है ना, डिपॉजिट के अंदर, उस पर्सन को बोला गया है डिपॉजिटर। जो पर्सन डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको नाम दिया है डिबेंचर होल्डर। और मैं आपको जैसे अभी बताया 5 मिनट पहले कि दोनों सोर्सेज जो है, कौन से, डिबेंचर और डिपॉजिट्स, ये दोनों सोर्सेज जो है वो बोरोड कैपिटल के सोर्स है। क्या है, इसीलिए इसी वजह से ये दोनों बन जाते हैं कंपनी के क्रेडिटर। क्योंकि कंपनी को जो कर्जा था ना, कंपनी को जो कर्जा था, कर्जा, उसको बोलते हैं कर्जदार। क्या बोलते हैं उसको, और कर्जदार को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिटर। इनको देना बाकी है ना पैसा, इसलिए। तो यहाँ पे इस करस्पॉन्डेंस में 3 लोगों से बातचीत होगी।
किससे किससे? हमने शेयर बेचा, तो शेयर बेचा तो मेंबर बनाया, क्या बनाया? तो मेंबर बनाया, तो मेंबर से बात करेंगे अलग अलग मुद्दे लेकर। हमने अगर डिबेंचर बेचा, ठीक है ना, इशू डिबेंचर, तो वो पर्सन को कहते हैं डिबेंचर होल्डर, क्या बोलते हैं? उसको हमने बनाया कंपनी का क्रेडिटर, कौन बनाया? कर्जदार। तो हम उससे बातचीत करेंगे अलग मुद्दे लेकर। हम यानी कौन? कंपनी। और कंपनी ने अगर डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट किया तो कंपनी ने डिपॉजिटर बनाया, कौन बनाया? तो कंपनी उससे भी बातचीत करेगी अलग अलग मुद्दे। तो मुद्दे कौन से है चैप्टर में? आपको 3 चैप्टर में लेटर एंड राइटिंग के थ्रू आपको। क्या मेरी बातें सभी तक पहुंच रही है? समझ पा रहे हो कौन से चैप्टर का कनेक्शन किससे है? आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको लिंक करके दे रहा हूं, देखिए। इशू ऑफ शेयर बना देता है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, इशू ऑफ डिबेंचर बना देता है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, एंड इशू ऑफ डिपॉजिट्स को इशू नहीं बोलते, ओनली पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, बना देता है डिपॉजिटर, उससे बन जाता है मुद्दा करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। और डिपॉजिट डिबेंचर कहाँ सीखने को मिलेगा? चैप्टर 2 में, यानी इन शॉर्ट सबका कंक्लूजन कहाँ है? चैप्टर 2 में। तो सबसे मेन चैप्टर कौन सा है बोलो? 2। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कोर्स कौन सी है? चैप्टर 2। बस चैप्टर 2 हो गया, समझ जाना। एसपी आधे से ज्यादा तुम्हारा हो गया, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं डिपॉजिट सिस्टम। ये थोड़ा रूट चेंजिंग टॉपिक है। ये टॉपिक का कनेक्शन ऊपर के इसमें है, लेकिन इनडायरेक्टली। पूछो क्यों? इस चैप्टर में आपको क्या सीखने को? सुन लीजिए, क्या मेरी बातें आप सबको समझ पा रहे हो? हाँ, तो मेरी प्लानिंग क्या है वैसे भी, ये तो हम बाद में पढ़ते हैं ना, पहले डिविडेंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तो पहले ये पढ़ाता हूँ मैं आपको। हाँ, अब डिविडेंड इंटरेस्ट में क्या है सुनो। देखो डिविडेंड क्या है? ये एक रिटर्न रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के ऊपर जो मिलता है ना। कंपनी के अंदर जो पर्सन शेयर में इन्वेस्ट करता है उसको मिलता है प्रॉफिट, क्या मिलता है? और उसी प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं? तो डिविडेंड वर्ड आपके नया नहीं होना चाहिए। देखिए जो 11 का मेरा एसपी पढ़ के आएगा उसी को आज ही समझ रहा होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आपको समझ रहा हूँ मैंने 11th में इतना डिटेल कंसेप्ट तुम्हारा क्यों लिया है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आना मेरे पास। 11th का अगर एसपी क्लियर हुआ होगा आपका तो ही आपको मेरी बातें समझ रही होंगी जो आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो सभी दूसरी दुनिया के नाम लग रहे होंगे, कुछ तो भी एलियन नेम। समझ में आ रहा? कोई दूसरे ग्रह का कुछ तो भी सर बना रहा है, ऐसा लग रहा होगा तुमको। लेकिन जो 11th का एसपी पूरा देख के आया हुआ है, रिवाइज करके आया हुआ है, उसको ये कॉम्प्लीमेंट्री में 12th आएगा, उसको अलग से पढ़ना ही नहीं, कुछ मगजमारी करना ही नहीं है। मैंने आपको 11 में सब कुछ पढ़ा दिया इंडायरेक्टली। हाँ, तो चैप्टर नंबर 10 पहले बात करता हूँ। करस्पॉन्ड ये डिपॉजिटरी सिस्टम बाद में पढ़ाता हूँ वैसे में। तो चैप्टर नंबर 10 में आपको क्या सीखने को मिलेगा? तो देखो, फॉरवर्ड कैपिटल का रिटर्न रिवॉर्ड जो है वो इंटरेस्ट है, और ओन कैपिटल का रिटर्न रिवॉर्ड डिविडेंड है। क्या है? कंपनी के अंदर जो ओन कैपिटल में पैसा लगाता है उसको मिलता है डिविडेंड, और जो कंपनी के अंदर बोरोड कैपिटल कंपनी कर्जा दे कर्जा, तो कंपनी उसको बदले में देती है ब्याज। क्या देती है? ब्याज। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट फर्क क्या है बताओ? डिविडेंड प्रॉफिट हुआ तो देंगे, लेकिन ब्याज देना पड़ता है। आपने दुकानदारी लिया, कर्जे पर पैसे लिया आपने किससे, तो आपका दुकान चले नहीं चले उसका मंथली ब्याज लागू है भैया, सही कि नहीं? और एक फर्क है क्या? डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? जो ब्याज दर आपने तय किया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही आपको दोगे ना आप तो उसको, बराबर कि नहीं? और क्या फर्क है? डिविडेंड हम मालक को देते हैं और इंटरेस्ट हम देते हैं क्रेडिटर को। कहते हैं तो डिबेंचर के डिविडेंड देने वाले कितने लोग होंगे और इंटरेस्ट देने वाले कितने टाइप के लोग होंगे, वो सब आपको चैप्टर नंबर 2 में सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन डिविडेंड कंपनी जब देगी तो कब देती है, कितने टाइप के डिविडेंड देगी, उसकी प्रोविजन प्रोसीजर क्या है, कंपनी का डिविडेंड कौन दे सकता है, कौन सा टाइप का डिविडेंड कौन दे सकता है, किसके पास पावर है, किसको मिलेगा, कब देना है, ये सब की बातें जो खुलेगी रहस्य वो आपको चैप्टर नंबर 10 में सीखने को मिलेगी। तो इसका कनेक्शन भी किससे हुआ? इनडायरेक्टली 2 से। समझा आपको? क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ओके, यानी इंटरेस्ट कितने वाले पर्सन वाले टाइटल वाले लोगों को मिलेगा वो हमको देखना है। अब बोलोगे सर आपने अभी तो बताया, अरे ऊपर याद करो 2 टाइप के पर्सन है ना, कौन कौन? डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर। इनको इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि कंपनी को ये लोन दे रहे, क्या दे रहे?
कर्जा दे रहे, क्या दे रहे, तो उनका रिटर्न रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेकिन जब कोई शेयर में इन्वेस्ट लगाता है तो कंपनी उसको डिविडेंड देती है, क्या देती है। लेकिन 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 सुन लीजिए, क्या आप क्या कनेक्शन जुड़ पा रहे हो, किस किस को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, हाथ ऊपर कर दो। देखो मैं चलाऊंगा नहीं, इनसे मत लो, इन बातों में बिल्कुल नहीं है चलाते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको यहीं से समझ में आ रहा है, समझ आना आपने जंग जीत लिया कि यू आपकी पहली बैच रहेंगी जहाँ पे कुछ भी समझ रहा है। ये तो बाकी पहले दिन में तो लोग ऐसे रहते, क्या कर रहे सर, क्या चल क्या रहा है आखिर, ऐसा। जिसने SB11 का पूरा डिटेल पढ़ा है उसको कॉम्प्लीमेंट्री में ये 12th आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ सुन लो, इधर ध्यान दो, और उनको ही इंटरेस्ट आएगा, बाकी लोगों के लिए तो सब अलग ही, कुछ तो भी नया ही दिखेगा सब कुछ। ओके ओके, अभी लास्ट 2 मिनट दो, मैं बंद कर रहा हूँ सेशन। पता है आप भी बहुत अब एग्जॉस्ट हो गया हुए, मेरे को मालूम है, टेंशन मत लो। सुनो, अब इस चैप्टर को रुका दूंगा, टेंशन मत दो, सुन लो, इधर ध्यान दो बच्चा लोग, सुन लो, ध्यान दो। हाँ देखो इधर, हाँ अब सर कंपनी के अंदर बोरोड कैपिटल देने वाले सब ये 2 ही लोग होते हैं, नहीं, कंपनी के अंदर बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले टाइटल वाले पर्सन और भी होते हैं, लेकिन उसको अलग से तुम्हारा चैप्टर नहीं खुला हुआ है इसलिए, लेकिन मैं उनको भी इंटरेस्ट से दूंगा, क्या दूंगा मैं, और वो कितने टाइप के लोग होते हैं कंपनी के अंदर बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले, वो हमको सीखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। कहाँ मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 में। इसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा आपके फर्स्ट चैप्टर में, और वो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये क्या है भैया, इसके अंदर हमको 2 पार्ट की स्टडी करनी है, बस सुन लो कौन कौन से। हो गया क्या, आगे क्या, ठीक है कल देखते हैं इसको, ठीक है। अब नाइस, अच्छा एक बात सुनो, 1 मिनट बैठ जा भाई, बैठ जा, पढ़ा मैं रहा हूं, थक रहे तुम हो। ओके क्या आपको चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है समझ में आया, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है, 5 में क्या पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10 में क्या पढ़ना, समझा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।